बस सवाल ये है कि पत्रकारिता की जो स्थिति हम आज देख रहे हैं वो वाकई मुझे लगता है कि अंग्रेजों के टाइम पे भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी जितनी 2014 के बाद लगातार पत्रकारिता की स्थिति गिरती आई हुई। क्या रवीश कुमार का बोलना इस सरकार को इतना तीखा लग रहा था कि रवीश की आवाज नहीं बंद कर सकते, तो उन्होंने वो चैनल का गला ही घोट दिया जिस प्लेटफॉर्म पे रवीश बोलते थे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ देश की बड़ी घटनाओं पर जानकार लोगों से मिलवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बदलते माहौल में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। एनडीटीवी अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है और वहां से रवीश कुमार के इस्तीफे के साथ साथ प्रणव रॉय और राधिका रॉय, जो एनडीटीवी को शुरू करने वाले थे, सबसे अहम लोग थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो ये बिल्कुल कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार रवीश कुमार को नहीं खरीद सकी तो टेलीविजन चैनल को ही खरीद लिया। ये किस तरह से पत्रकारिता का हाल गोदी मीडिया से और इस एनडीटीवी के एक तरह से गिरने तक हम कैसे समझें इस पूरे परिप्रेक्ष्य को, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट अशोक वानखेड़े जी, जो अपनी बेबाक सहाफत के लिए, बेबाक जर्नलिज्म के लिए जाने जाते हैं। आपके मराठी, हिंदी, अंग्रेजी अखबारों में रेगुलर कॉलम छपते हैं। कई टेलीविजन चैनलों पर आप नजर आते रहते हैं, मराठी और हिंदी चैनलों पर खासतौर पर, और जहां वो होते हैं वो अपने वजूद का एहसास कराते हैं, अपनी बात मजबूती से रखते हैं, उसमें कहीं कोई झिझक या शर्मिंदगी या कहीं नहीं होती। और मैंने पिछले दिनों उनको एक जगह किसी अहम प्रोग्राम के बीच में अपनी बात रखते हुए देखा है। बहुत अच्छा लगा। जर्नलिस्ट को ऐसा ही मैं समझता हूं होना चाहिए। बहुत ही सीधे और सटीक अपने विचार रखते हैं और जहां होते हैं वो अपने विचारों के लिए अलग पहचाने जाते हैं। अशोक वानखेड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि पत्रकारिता को इस बदलते हुए हालात में देखते हुए आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है और ऐसा स्तंभ है और समझा जाता रहा है कि वो एक तरह से लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा कराने के लिए सरकार पर दबाव डालता है। अब क्या कुछ हुआ है? गोदी मीडिया से और एनडीटीवी के गिरने तक के सफर को आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मेरा सभी दर्शकों को। धन्यवाद, एक बार आपने फिर से मुझे आपके साथ रूबरू होने का चांस दिया। बस सवाल ये है कि पत्रकारिता की जो स्थिति हम आज देख रहे हैं वो वाकई मुझे लगता है कि अंग्रेजों के टाइम पे भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी जितनी 2014 के बाद लगातार पत्रकारिता की स्थिति गिरती आई हुई है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण ये है कि पत्रकारिता का जो मीडिया हाउसेस है, इनका ग्रो होना और काफी उद्योगपतियों का मीडिया हाउसेस में इन्वेस्टमेंट करना। यदि हम रिलायंस ग्रुप देखें तो रिलायंस ग्रुप ने टीवी 18 तो टेक ओवर कर ही लिया है, लेकिन बाकी कई ऐसे मीडिया हाउसेस है जहां उनका सीजेबल स्टेक है। तो मीडिया हाउस आजकल क्या उद्योगपतियों के घर का रखवाला हो गया है, या जो मीडिया हाउस, जैसा आपने अभी कहा कि हमारी एक रोल है समाज में, हम वॉचडॉग करके जाने जाते हैं। हम संविधान को अपने आप को चौथा स्तंभ कहते हैं, हालांकि 3 स्तंभ है, लेकिन तीनों स्तंभों को जब तकलीफ होती है तो वो मीडिया के पास आते हैं। हमने न्यायपालिका के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मीडिया से रूबरू होकर अपनी तकलीफ बताने का प्रयास किया है। सरकार को सवाल कौन उठाएगा? विधायिका अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, लेकिन इनमें से कोई भी यदि गलत होता है तो उनको सवाल पूछने का और उनकी गलती आईने के समान सामने दिखाने का काम मीडिया का होता है। कहीं ना कहीं अब मीडिया का वो आईना वाला काम खत्म हो गया और मीडिया हाउसेस अब एक पोर्ट्रेट लेके घूमने लगे। जो आका है उसका एक बेहतरीन पोर्ट्रेट सामने रख के उसे ही बताना कि ये आपका आईना है, समाज को बताना कि यही पोर्ट्रेट है। और मुझे लगता है एनडीटीवी का जो खरीदा जाना
एक बड़ी अजीब बात है कि मैं तो समझ सकता हूँ, चलो रिलायंस ने टीवी 18 खरीदा तो उनकी एक मोबिलिटी है, उनकी एक मोबाइल कंपनी है, तो उस मोबाइल कंपनी पे आगे पीछे सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए उन्होंने चैनल्स को खरीदा होगा। लेकिन अडानी ग्रुप का क्या लेना देना था मीडिया में? क्या मीडिया को वो इन्वेस्टमेंट का एक जरिया समझते हैं? क्या मीडिया वो समझते हैं कि मीडिया में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत पैसा लगता है? हालांकि बैंकिंग सेक्टर में यदि मीडिया को लोन देना हो तो वो बैड लिस्ट में है। वो नहीं मानते कि मीडिया हाउसेस को लोन देकर वाकई उतना प्रॉफिट होता है जितना होना चाहिए। तो जब मीडिया हाउस सब दूर निगेटिव में है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा क्या हो गया कि अडानी जी को मीडिया एनडीटीवी खरीदना पड़ा? क्या रवीश कुमार का बोलना इस सरकार को इतना तीखा लग रहा था कि रवीश की आवाज नहीं बंद कर सकते, तो उन्होंने वो चैनल का गला ही घोट दिया जिस प्लेटफॉर्म पे रवीश बोलते थे? तो मुझे लगता है कि 2014 के बाद इमरजेंसी में जब आपातकाल लगा था, तो इस देश का वो एक काला अध्याय है कि जब अपना संविधान ही सस्पेंड किया गया था, अधिकार निकाले गए थे, तब भी मीडिया इतने ताकत के साथ उस इमरजेंसी के बाद लड़ा। मुझे याद है कुलदीप नैयर का वो वाकया जो उन्होंने बताया, मेरा सौभाग्य रहा उनसे बात करने का। उन्होंने कहा कि मीडिया हाउस क्या होता है? उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ये पार्लियामेंट से मात्र 500 मीटर दूरी पे है। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ इमरजेंसी का, तो इसी 500 मीटर दूरी पे एक संपादकों की मीटिंग हुई, पत्रकारों की मीटिंग हुई, और वहीं ये तय हुआ कि इस इमरजेंसी का हम विरोध करेंगे। तो इमरजेंसी का विरोध करना, अंग्रेजों का विरोध करना, ये एक टूल रहा है समाज के लिए लड़ने का। इस टूल को यदि आप मैन कर ले, इस तलवार को ही आप मैन कर देंगे, तो फिर समाज की बात रखेगा कौन? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तानाशाही रवैये की तरफ समाज जाता है, सरकार का रवैया तानाशाही की तरफ है। लेकिन मैं भी आश्वस्त हूं, क्योंकि मीडिया हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक रहने की अब क्या-क्या वजहें आपको लगती हैं? देखिए, मैं भी नाउम्मीद नहीं हूं, और डेमोक्रेसी में हमेशा तब्दीलियों के इम्कान और चांसेस रहते हैं। लेकिन अब क्या जैसे रवीश कुमार यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, उसमें जो है वो अब क्या पब्लिक तक वो सही बातें पहुंच सकेंगी? क्या बहरहाल पब्लिक वंचित तो होगी सच्चाई से काफी बड़ी तादाद में। किस तरह से आप समझते हैं कि हालात बदलेंगे? उम्मीद को मजबूत कैसे रखा जाए? नहीं साहब, मैं इस बात को नहीं मानता कि सरकार, मैं तो उस बात पे मानता हूं कि कल आने वाले समय में यदि यूट्यूब और सोशल मीडिया पे भी सरकार कुछ शिकंजा कसने का प्रयास करेंगे, तो बस स्टॉप पे, कम्युनिटी सेंटर पे, लोग चौराहे पे बैठ के भी हम अपनी बात उठा पाएंगे। देखिए, जिसको कम्युनिकेशन स्थापन करना है, संवाद बनाने की स्थिति है। संवाद, आप एक अखबार नहीं, जब टेलीविजन चैनल नहीं थे तो क्या लोगों तक बात नहीं पहुंचती थी? हमारा देश अशिक्षितों का देश माना जाता था, जहां पढ़े लिखे बहुत कम थे। उस समय भी, अंग्रेजों के समय भी अखबारों ने क्रांति की, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, यदि उनके पहले से शुरू किए, तो ये अखबारी थे, जो केसरी अखबारी था जिसने एक आंदोलन खड़ा किया। तो लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे लोगों से पढ़ के सुनाते थे कि भाई पढ़ के सुना, तिलक जी ने क्या कहा। वो समय भी था। उसके बाद टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद डिजिटल चैनल आया। कौन कहता है रवीश कुमार को सुनने वाले नहीं है? एक दिन में यदि रवीश कुमार को एक घंटे के अंदर यदि 90,000 सब्सक्राइबर बैठते हैं, या अजीत अंजुम को निकाला जाने के बाद अजीत अंजुम ने 5 करोड़ व्यूअर्स एक 2 महीने में अपने खड़े किए, या फिर अभिसार हो, या फिर जब मेरे जैसे लोग हो, मैं तो उन लोगों से बहुत छोटा हूं, लेकिन आज मैं यदि 4 प्लेटफॉर्म पे दिन में यदि मैं 4-6 घंटे लाइव होता हूं, 6 घंटे लाइव में से 4 घंटे मैं डिजिटल पे होता हूं और 2 घंटे में टेलीविजन पे होता हूं। कई बार तो मैं टेलीविजन पे जाता भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो रिस्पांस आपको मिलता है, जो आपकी फुटप्रिंट है, मुझे यदि आज पूरे देश में यदि थोड़ा रिकॉग्निशन मिला है, तो वो डिजिटल से मिला है। तो मैं मानता हूं डिजिटल बहुत हैंडी हो गया है। आपको न्यूज चैनल देखने के लिए अल्टीमेटली होता क्या है? जब आप किसी टीवी चैनल पे बैठते हैं, मैंने कई जगह पे मैं देखता हूं कि टीवी चैनल पे मैं बोलता हूं, जैसा आपने कहा बेबाक बोलता है, जब मैं बोलता हूं तो मेरा बोला हुआ भी वो फिर डिजिटल पे वायरल करते हैं, और वहां पे जब उनको 10-10, 12-12 लाख व्यूज मिलते हैं, तब उनके कार्यक्रम के व्यूज से ज्यादा वो मेरा एक पीस यदि देखा जाता है, तो इसका मायना देखने वाले लोग हैं। इस देश के लोगों को जब तक अंधा नहीं करोगे, बहरा नहीं करोगे, तब तक पत्रकारिता जिंदा रहेगी। जब बहरे और अंधे लोग हो जाएंगे, तो बेल लिपि से लोग पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे। देखिए, संवाद स्थापन करने का जो जरिया है,
वो संवाद स्थापित तो होके रहेगा, चाहे सरकार कितनी तानाशाही हो, चाहे सरकार कितनी आमादा हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म को बंद करने की आवाज उठती रहेगी और सुनने वाले होंगे। और इसका ओपिनियन भी बनता है। आज गुजरात में यदि फर्स्ट फेज में लोग इतने नाउम्मीद है कि आज आपका वोटिंग परसेंटेज गिरा है, जहां प्रधानमंत्री 58 रैलीज करते हो, जहां गृह मंत्री 2 महीने से बैठे हो, जहां हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए फूके जा रहे हो, इसके बावजूद यदि मतदाता बाहर नहीं आता तो मतदाता ने ये सुना है, मतदाता ने ये देखा है कि ये नेता कितने फर्जी है, ये नेता कितने झूठ बोलते हैं। जब उनकी नाउम्मीदी बढ़ती है तो वो मतदाता घर से बाहर नहीं निकला। और आज बीजेपी को अगले फेज के लिए ये बोलना पड़ रहा है कि लोगों को निकालो, लोगों को निकालो। यदि आपने अच्छा काम किया तो लोग स्वयंभू आते हैं। महात्मा गांधी के एक कॉल पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते थे, या अन्ना हजारे ने जब दिल्ली में हमारे सामने देखा हुआ है, आपका और मेरा देखा हुआ आंदोलन है, इसको इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आवाज पे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं यदि उनको कॉज मिलता है। लोग घर से बाहर नहीं निकलते यदि उनको ये पता पड़ता है कि जो हमें लीड कर रहे हैं वो मिसलीड कर रहे हैं, वो अपने खुद के फायदे के लिए सत्ता में आए हैं, ना कि हमारे फायदे के लिए। तो फिर लोग अपना फायदा देखते हुए घर बैठते हैं। गुजरात के पहले फेज का वोटिंग गिरना मुझे लगता है ये नए इतिहास की लिखने की शुरुआत है। तो ये बहरहाल बहुत ही आपने उम्मीद जताई, लेकिन मुझे कुछ रवीश कुमार की कुछ बातें याद आती रहीं जब आप बता रहे थे। देखिए, रवीश कुमार दो तीन चीजें बहुत ही जोर देकर के कहते रहे हैं। एक तो उन्होंने बार बार कहा है कि आप हिंदी अखबार देखिए, कहीं कोई खबर नहीं मिलती सिवाय सरकार की मर्जी की कुछ बातें, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट और उसकी वजह से। उसके अलावा वो ये भी कहते रहे कि टेलीविजन देखना बंद कर दो, और ये जो आपके बच्चे जो नफरत के माहौल में बड़े होंगे, ये खुद हमारे लिए, देश के लिए, सबके लिए खतरा बनेंगे। तो रवीश कुमार इस तरह से बार बार कहते रहे पिछले कई साल में। तो अब क्या आपको ऐसा लगता है कि आम अखबार, जो हिंदी के अखबार, अगर हम नॉर्थ इंडिया का देखें, मसलन जागरण या अमर उजाला या और बहुत से अखबार हैं, क्या आप ये नाम तो मैंने इसलिए ले दिया सिर्फ मिसाल के तौर पे, मेरा मतलब सिर्फ इन अखबारों के लिए नहीं था, लेकिन क्या वो पत्रकारिता हो रही है अखबारात में? पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि बहुत अखबारात में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तकरीबन मर चुकी है। तो इसमें क्या आपको अब भी उम्मीद है उन अखबारात से, जिन अखबारात को पढ़ करके और लोग ओपिनियन बनाते थे? देखिए, अखबारों की तो अब वैल्यू बहुत कम हो गई है। देखिए, क्या हुआ कि जो मीडिया हाउसेस थे, जो अखबारों से शुरू हुए और फिर बाकी उद्योगों में उन्होंने हाथ पैर मारना शुरू किया। जब आप उद्योगपति बनते हो तो फिर सरकार के दरबार में आपको मुजरा करने जाना होता है, ये अक्सर देखा हमने। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस है या हिंदू है दक्षिण में, उन्होंने कोई अपना व्यापारिक संकुलन नहीं बनाया, व्यापारिक कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, उन्होंने कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाई, उन्होंने माइंस नहीं खरीदी, उन्होंने 10 धंधे नहीं किए, उन्होंने शॉपिंग मॉल्स नहीं बनाए, वो लैंड रियल एस्टेट में नहीं आए। जब आप लैंड और रियल एस्टेट में नहीं आएंगे तो बट नेचुरल है कि आपका एक फोकस्ड एरिया होता है, और जब आपका फोकस्ड एरिया होता है तो आपको पता है कि लोग, आपको डरने की जरूरत नहीं। आज कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? क्योंकि आपको डर है कि आज ईडी आपको परेशान कर लेगी, आपको इनकम टैक्स परेशान कर लेगा। हमें किस बात का डर? हमारा बैंक अकाउंट खुला है, हमारा सारी प्रॉपर्टीज खुली है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है, हम किराए के घर पे रहते हैं, तो हमें किस बात का डर? ईडी क्या कहेगी हमको, किराए के घर में क्यों रहते हैं? इसके लिए कोई ईडी का कोई अभी सेक्शन नहीं है किराए के घर पे रहने पे अरेस्ट करने का। तो जिनके पास 6-6 मकान है, जिन्होंने जिन कोठियां बनाई है पत्रकारों ने, उन्हें डर लगता है कि ईडी हमको पूछेगी ये कहां से आया। जिनको डर है, वो जो डरता है वही मरता है, जो नहीं डरता वो जिंदा होके बिल्कुल जिंदा दिली से बात करता है। तो इसीलिए जब आपकी जरूरतें ज्यादा हो जाती है, जब आपने जर्नलिज्म को एक जरिया बनाया पैसा कमाने का। आज क्या है, आज लोग जब बोलते हैं, या लोग, मैं जब आज तक के एंकर को ये सुन रहा था, उसने कहा कि देखिए ये रैली हो रही है अहमदाबाद में, देखिए कौन आया, शेर आया, देखिए मोदी जी एक शेर जैसे आ रहे हैं। जब ये आप ऐसा बोलना चालू कर देते हैं तब आपको आपकी पत्रकारिता समझ में आती है। आप पत्रकारिता नहीं करते, आप भटेती कर रहे हैं, और इसको दलाली कहते हैं। और ये जब दलाली करने वाले पत्रकार जब आए हैं पत्रकारिता में, और आजकल तो क्या होता है, बहुत मैं ये डिरोगेटिव रिमार्क है, दर्शक यदि इसको बुरा माने तो मैं माफी चाहता हूँ इसके पहले कि इस प्रोग्राम को ट्रोल करें, लेकिन बड़े रईस और बड़े बड़े जमींदार पुराने जमाने में औरतें रखते थे।
वो किसी औरत को पसंद आ गया तो अपनी रखेल करके रखते थे। आज के डेट में अखबारों में, बड़े-बड़े चैनलों में पत्रकार रखे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। वो उस पॉलिटिकल पार्टी का नेता का फ़ोन आता है और उसको एडिटर बनाया जाता है। जब ये रखेल वहाँ बैठ जाती है, तो ये रखेल तो अपने मालिक का ही सामने मुजरा करेगी, वो तो जनता का भला नहीं करेगी। हमने ऐसे कई देखे हैं कि जो क्यों चैनल में, जिस चैनल से निकाले गए हैं, जिन लोगों को जूते मार के लोग निकाल देते हैं, जिनके ऊपर कई प्रकार के आरोप है, जो लोग जेल गए हैं, वो लोग एंकर कैसे बन सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो, यदि आप जर्नलिज्म में हो, तो लोग आपकी बातों का विश्वास तब रखते हैं कि जब आपका क्लीन कैरेक्टर हो। महात्मा गांधी यदि भ्रष्ट होते तो शायद देश महात्मा गांधी के पीछे नहीं जाता। ये आज अब भगत सिंह के लिए आज भी हम रोते हैं, यदि भगत सिंह भ्रष्ट होते या भगत सिंह ने कुछ जमीनें ली होती या कुछ बहुत पैसे लिए होते अंग्रेजों से, या कुछ अंग्रेजों के सर पदवी ली होती, तो शायद भगत सिंह के लिए आज आंसू बहाने वाले लोग नहीं होते। ऐसे कई स्वतंत्र सेनानी हैं जो अंग्रेजों से पैसा लेते थे और आज एक्सपोज हो गए हैं, तो आज लोग उनको ट्रोल करते हैं। तो लोग उस जननायक को मानते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं, जिसका अपना कैरेक्टर होता है। पत्रकारिता ये कोई पीले चावल लेके किसी के यहाँ नहीं आया। आप पैदा हो गए तो आकाशवाणी नहीं हुई थी कि आप पत्रकार बनेंगे या मैं बनूंगा। ये हमने प्रोफेशन बाय चॉइस लिया है। यदि प्रोफेशन बाय चॉइस लिया है तो शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, सैन्य में काम करने वाले हमारे सैनिक हो गए, पत्रकार हो गए, इनके कामों के लिए एक सामाजिक दायित्व होता है। वो सामाजिक दायित्व का परसेंटेज 80% है। 20% तो आप 2 टाइम की रोटी तो कहीं भी कमा लेंगे। आप किसी मंदिर के बाहर भी बैठेंगे तो ये देश, गुरुद्वारे के बाहर बैठेंगे तो आपको कोई भूखा मरने नहीं देगा। और अभी तो हमारे यहाँ जननायक है जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, वो वैसे भी भूखा नहीं मरने देंगे किसी को। तो जब नरेंद्र मोदी होते हुए तो आपने को तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये सामाजिक दायित्व है। जिस दिन पत्रकारिता को अब धंधा समझेंगे, पैसा जब कमाने का एक जरिया समझेंगे, उस दिन वो पत्रकारिता नहीं रहती। वो एक ऐसा व्यवसाय हो जाता है जो सरकारी दरबार में मुजरा करने लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि पत्रकारों को अपनी जरूरतें कम करनी चाहिए और अपना सामाजिक दायित्व क्या है ये जरूर देखना चाहिए। ये बहुत ही अहम बात है। मैं अपने दर्शकों को एक वाकया अभी बताता हूं, और मुझे लगता है चूंकि आपने जो बात कही कि अब सियासी पार्टी के एडिटर रखे जाते हैं, सीईओ रखे जाते हैं टेलीविजन चैनलों में। अभी हाल ही में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का एक इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा, और उस इंटरव्यू को एक बड़े उर्दू के अखबार ने ट्रांसलेशन करके अपने यहां छापा और उसमें कुछ रिएक्शन छापे। उसके बाद उन गवर्नर साहब का जो फोन आया एडिटर के पास तो बाद में आया, मालिक के पास आया, और इस एडिटर को बदलो, ये बिल्कुल बाहर निकालो। और एडिटर से उन्होंने तकरीबन गालियां देते हुए बात की। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उस अखबार के मालिकों ने उस एडिटर की इज्जत रखी, और इज्जत है और वो अभी तक बाकी है। लेकिन उन्होंने प्रेशर पूरा डाला कि इस एडिटर को बाहर निकालो। ये वाकया नाम लेकर के मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चूंकि मेरी पर्सनल दोस्ती है, ताल्लुक है, और मुझे यह वाकया अंदर से मालूम हुआ है। तो ये इस किस्म के वाकयात होते हैं, और अब जबकि हम ऐसी हुकूमत में हैं तो ये रिएक्शन सियासी लोगों से, और मैं सियासी इसलिए कह रहा हूं कि ये आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर को सियासी पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में गवर्नर खुद पार्टी के साथ ऐसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। शायद उन्हें तरक्की चाहिए, वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वो और ज्यादा से ज्यादा अपना झुकाव दिखाते हैं। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूं अशोक वानखेड़े जी कि रवीश कुमार ने एक बात कही अपनी पहले दिन की वीडियो में रिजाइन करने के बाद कि अब बिल्कुल नए हालात बन रहे हैं और जर्नलिज्म इंस्टीट्यूशन जो है वो आम पब्लिक के हाथ में आ गई है, और आम लोग मुझे रिसर्च करके भी इंफॉर्मेशन देते रहे और देते हैं, और कुछ लोगों ने मुझे करेक्ट भी किया है कहीं अगर मैंने गलती की है। तो ये जो एक नए किस्म की जर्नलिज्म का इशारा उन्होंने दिया है, हालांकि इसके बारे में आपने कुछ चीजें अभी तक बताई हैं, लेकिन आप आगे पत्रकारिता को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या कुछ होगा? वो जो उम्मीद की बात आपने कही, तकरीबन उसी किस्म की बात रवीश कुमार ने कही। आप इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जो डिजिटल मीडिया है वो टू वे ट्रैफिक है।
यदि आप गलती करते हो तो बाकायदा उस वीडियो में जब मैं हालांकि रवीश कुमार की जी के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि जब 2,500-3,000 आपके कमेंट हो एक प्रोग्राम में और दिन में आपके 4 प्रोग्राम हो, तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप 10-15 हजार कमेंट आप देखें। लेकिन सरसरी तौर पे यदि कुछ देखते हैं तो वो समझ में आता है। आप जब फटाफट आगे करते हैं तो एक आध आता है कि आपने गलत बात कर दी, उस पर आप रुक जाते हैं। तो कई बार लोग फैक्चुअल चेक करते हैं कि वो बोलते कि नहीं, उस गांव का नाम वो नहीं था, ये था, और वो सज्जन वो नहीं थे, ये थे, उनका नाम कलेक्ट करते हैं। तो हम दूसरे दिन कहते हैं कि ये होता है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ। मैंने जयदेव ठाकरे जब शिंदे जो बाला साहब के बेटे हैं, जब वो शिंदे के रैली में गए तो मैंने कहा कि इनको तो पहले से ही बाला साहब ने घर से बाहर निकाल दिया था, ये क्या कर रहा है इस रैली पे। तो उन्होंने दूसरे दिन फोन करके मुझे कहा कि अशोक जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला था, मैं खुद घर से गया था। मैंने बोला इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब था आपका उस परिवार से संबंध नहीं रहा, ये मेरा कहने का मतलब था। तो ऐसे ही लोग करेक्ट करते हैं और इसमें मजा भी आता है। आपको ये पता पड़ता है कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, आपको ये पता पड़ता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, कई प्रोग्राम हमने देखे जिसका टीआरपी कुछ नहीं है, लेकिन वो अपना कॉलर ऊंची करके बोलता है कि मैं सबसे तेज चैनल पे हूँ। अरे सबसे तेज चैनल पे सबसे घटिया प्रोग्राम तू दे रहा है, तो तेरे को देख कौन रहा है? सवाल ये है। हम प्लेटफॉर्म नहीं देखते। कई प्लेटफॉर्म, मेरे कुछ प्लेटफॉर्म के नाम आप सुनोगे तो लोगों को लगेगा क्या प्लेटफॉर्म है। न्यूज नशा है, हिंद वॉइस है, 4PM है, सत्यहिंदी.com तो बहुत बड़ा हो गया। ये ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब मैं वहां जाता हूं तो वाकई लोग उन कार्यक्रमों के नाम से पुकारते हैं। जब आप कहीं पब्लिक में जाते हो तो जब लोग बोलते हैं क्या वानखड़े, अशोक वानखड़े बोलता है तो अशोक वानखड़े तोलता है, तो पता पड़ता है कि ये हिंद वॉइस देख रहा है। या अशोक वानखड़े बोलता है जब सच्चाई डोलती है, अरे न्यूज नशा भी देखते हो क्या? ये तमाम बातें। और ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत ही मिसकंसेप्ट है कि लोग देखते नहीं है। मुझे याद है, मैं 1 मिनट लूंगा, 30 सेकंड लूंगा आपको। हाँ, मैं, बिल्कुल मुझे याद है, मैं लातूर नाम का एक छोटा गांव है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, लातूर पिछड़ा इलाका है। तो वहां पे एक पत्रकारों का सम्मेलन था, मैं वहां भाषण देने जा रहा था। तो जब मैं जा रहा था रास्ते में, तो औरंगाबाद से लातूर के बीच में बीड़ जब क्रॉस करने के बाद एक जगह लगी जहां मौसम्बी के बगान थे। तो मुझे गाड़ी का ड्राइवर कह रहा था, जो मेरे साथ सज्जन थे, मेरे मित्र, उन्होंने कहा राजेश सूर्यवंशी ने कि अशोक जी यहाँ जूस बहुत अच्छा मिलेगा मौसम्बी का। तो मैं गया तो वो किसान ही मौसम्बी कुछ पका के उसका जूस निकाल के दे रहा था। तो जब हमने जूस पिया और 140 रुपए हुए, तो वो 100 रुपए देके दूसरे 40 रुपए उसके पास फ्री नहीं थे। तो उसने कहा कि पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने बोला अरे क्यों भैया, आप किसान हो, आपको तो पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अशोक वानखड़े है ना? तो मैंने बोला आपने कहाँ देखा? बोला मैं सत्यहिंदी.com देखता हूँ। तो मैंने आपके यहाँ कहाँ देखते हो? तो बोले मेरा हमारे बेटा गांव से आया है। अब पूरा गांव बड़े पर्दे पे सत्य हिंदी के कार्यक्रम देखता है और हमको सब समझ में आता है दुनिया में क्या चल रहा है। आपको देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक मराठी आदमी बोल रहा है। तो ये उस गांव की चीज, जब मैंने सत्य हिंदी वालों को देखा कि उन्होंने भी सर पे हाथ रखा, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बड़ा पर्दा करके देखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता। आज मोबाइल पे सब, एक 5,000 के मोबाइल पे भी आपका क्लिप देखा जाता है और हर आदमी देखते हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। तो इससे इससे एक सम विचार वाले लोगों के बीच में आपके विचार जाते हैं, सच्चाई जाती है। सच्चाई क्या है? रुपया गिर रहा है, रुपया गिरने के मायने क्या है? ये गोदी चैनल कुछ भी बोले, नेता कुछ भी बोले, नेता जितने झूठ बोलते हैं, उनको जितना एक्सपोज करने में आपको ये मीडिया जगह देता है। आज मुझे बताइए, आज हमने जो अलग अलग चैनलों से बारे में बात की आपके प्लेटफॉर्म पे, क्या कोई चैनल मुझे ये बात करने देता? मुझे याद है, मैं न्यूज 24 पे बात कर रहा था। न्यूज 24 के मालिक जो है राजू शुक्ला, वो हिमाचल के इंचार्ज है। जब हिमाचल पर डिस्कशन हो रहा था तो मैंने बोला भाई आपके मालिका को मैंने बोला कि राजू शुक्ला के ताल्लुकात अमित शाह से बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो सही दिल से लड़ रहे चुनाव या नहीं, ये बोला डाउट है। तो इसके ऊपर कांग्रेस प्रवक्ता ने जवाब देने के बजाय एंकर मुझ पर टूट पड़ा कि आपने ऐसा कैसा कह दिया, क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं होता और ये नहीं होता। मैंने बोला सज्जन, आप कोऑर्डिनेटर हो, कांग्रेस की मोहतरमा को जवाब देने दीजिए, मैं उनसे जवाब चाहता हूं। आप क्यों पार्टी बन रहे हैं? बाद में मेरे एकदम दिमाग में आया, मतलब ओहो मुझे माफ कीजिएगा, ये चैनल तो उनका है, तो आपके चैनल पे आपके मालिक की बुराई आप नहीं सहन कर पाएंगे। तो ये जो वाकया होता है, तो ये आपको, आज मैं आपको यहाँ फ्रीली बोल रहा हूँ, आप तो मुझे टोक नहीं रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपका रिलायंस का पैसा आप पे लगे या अडानी का पैसा आप में लगे, तो आप मुझे तुरंत रोकेंगे, नहीं अशोक जी एक इन्वेस्टमेंट होता है, आप गलत बोल रहे हैं, एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, आप ऐसा कैसा बोल रहे हो? जब आप पार्टी बन के आ जाते हो तो समझ में आ जाता है, अरे बाप रे, ये डॉबरमैन नहीं, सामने पमरियन बैठा है।
जी, तो जी, पोमेरियन और डबरमैन में अपने को तकलीफ, मतलब वी आर वॉच डॉग, मीडिया इज स्टिल अ वॉच डॉग, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ डॉग यू आर यू अ जर्मन शेफर्ड, आर यू अ शिकारी कुत्ता, और यू आर अ पोमेरियन जो बस बिस्कुट खाते पूंछ हिलाते हुए रहता है। तो आजकल ज्यादातर जर्नलिज्म में आपको पोमेरियन जर्नलिज्म दिख रहा है, क्योंकि सब दूर मालिकों के सामने गोद में बैठ के पूंछ हिलाने में ही उनको आनंद आता है, क्योंकि बिस्किट मिलता है। शिकारी कुत्ते को तो जंगल में शिकार करके लाना होता है। लेकिन हम अपने आप को पुराने नस्लों के समझ में आ रहे हैं, या पत्रकारिता में हमको जिन लोगों ने तैयार किया, उन लोगों के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो वैल्यूज हमको दी है कि आज भी हम पत्रकारिता के लिए, मैं ऐसा नहीं, मैं एक मालिक की बात करता हूँ। लोग कहते हैं कि मालिक बिक जाते हैं, मैं उस मालिक की बात करता हूँ, जेके करनानी, जो फ्री प्रेस ग्रुप के मालिक है। वो इंदिरा गांधी के बहुत अच्छे मित्रों में से माने जाते थे, लेकिन इमरजेंसी के बाद उन्होंने जो फ्रंट खोला इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसके बाद उनके अखबार पे रिसीवर बिठाया गया, कई टाइप की रेड्स हो गई। उस अखबार से मैंने अपना करियर शुरू किया है। मैं जेके करनानी के उन एक एक शब्दों को मेरे कान में मेरा गीता समझ के मैंने रोक के रखा है, कि जब उन्होंने कहा था कि यदि तुम सच्ची पत्रकारिता करोगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारे साथ हूं, और यदि तुम भ्रष्ट पत्रकारिता करोगे तो मेरे अखबार के दरवाजे आपके लिए बाहर जाने के लिए खुले हैं। तो वो पत्रकारिता से मैं आया हूं सामने। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पत्रकारिता आप आओ मत, प्लीज डोंट कम टू जर्नलिज्म। इट्स अ फील्ड वेयर यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये वो फील्ड है जहां सैनिकों जैसा लड़ना पड़ता है। आप इसको कॉर्पोरेट सेक्टर और इसको यदि ग्लैमर समझेंगे तो इस ग्लैमर के पीछे बहुत तपस्या होती है। नहीं तो फिर आपने कई एंकर्स देखे कि जिनके कपड़े उतारे जाते हैं, जिनको लोग मारने दौड़ते हैं, जो भाग के आते हैं। ये क्यों भागना पड़ता है? पत्रकारों को क्यों लोग मारते हैं? हम पे तो किसी ने हमला नहीं किया, हमको तो लोग प्यार करते हैं। क्योंकि सच्ची बात, जनता की बात, जनता की बात हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि महंगाई कम हो गई तो जनता जूते ही मारेंगे। हमें महंगाई हो है ये बोलना होगा। ये बात बहुत ही अहम कही आपने। एक तो ये कहा कि पत्रकारिता जो है वो सामाजिक दायित्व है, जिम्मेदारी है। और जो आपने जेके करनानी जी का नाम लिया कि पत्रकारिता जो है वो अगर आप सच्ची पत्रकारिता करेंगे तो मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट तक खड़ा हूं, और नहीं तो दरवाजे बंद हैं अखबार के। ये इस उसूल के साथ जिसने जर्नलिज्म सीखी हो और की हो, वो ही ये बात कह सकता है। मैं एक अपने दर्शकों को एक दो बातें और बताऊं, क्योंकि जिस तरह से आपने वानखेड़े जी बताया कि आपको चाहने वाले मिलते हैं और इस तरह से लोग प्यार देते हैं। हमारे इस चैनल को बंबई में एक केबल टेलीविजन चैनल है, चैनल 14, वो हमारे इन प्रोग्राम्स को हमारी इजाजत से चलाता है बाकायदा। बड़े स्क्रीन पर लोग देखते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसे फीडबैक भी आए हैं लाइव चैटिंग में प्रीमियर के दौरान। एक बार हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट ने बताया कि साहब आपका जो रात का 9 बजे का प्रोग्राम होता है नजर दुनिया पर, उसको देखने के लिए हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और उसको देखने के लिए मैस में खाने के बाद हम लोग बड़े स्क्रीन पर आपका प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि आपको इंटरनेशनल अफेयर्स की इंफॉर्मेशन आप जो देते हैं वो कहीं से नहीं मिलती। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है, और मैं समझता हूं यही हमारी ताकत है। पेट भरने के लिए खाना तो मिल ही जाएगा, भूखा नहीं सोएंगे। हम तो यकीन करने वालों में से हैं, वो भूखा नहीं सोने देता। और अब तो प्रधानमंत्री भी ऐसा हुआ है कि वो कहता मैं भी खिला दूंगा आपको। तो ऐसी हालत में अच्छी पत्रकारिता करना बहुत जरूरी है। और इस वक्त रवीश कुमार एक सिंबल बन गए हैं, और उनके साथ पूरा देश खड़ा है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ी सेना है, जो सोशल मीडिया के तौर पर खड़ी है और अपना काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।